हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉलिटी पर और पॉलिटी पर भी हमने कल संविधान समितियों पर बात की थी और 5 समिति हमने पढ़ ली थी और बाकी जो बची हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली समिति मैंने बताई थी, वो बताई थी पारूरूप समिति। पारूरूप समिति पारूरूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। देखिए दोस्तों, उसके बाद में मैंने बताई थी कि संघ शक्ति पूछे, चाहे संघ संविधान समिति पूछे, चाहे राज्य समिति पूछे, चाहे वार्ता समिति पूछे, इनके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू भी शॉर्ट में लिख सकते हो, JL नेहरू। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब आगे छठी समिति कौन सी है? तो सलाहकार समिति। सलाहकार समिति। सातवीं है प्रांतीय संविधान समिति। और 8वीं है वो है मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों की समिति। मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों की समिति। ठीक है दोस्तों, सलाहकार समिति और प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन सब के जो अध्यक्ष हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों, पहली समिति बताई, जो इम्पोर्टेंट समिति बताई थी, पारूरूप समिति। पारूरूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो किसको बताओगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दूसरी बताई थी मैंने संघ शक्ति समिति और इसके कौन अध्यक्ष हैं? तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बताई थी मैंने संघ संविधान समिति, इनके भी अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी बताई थी मैंने जो ये राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य समिति के भी अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 5वीं है वार्ता समिति, और वार्ता समिति के भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और छठी मैंने बताई थी सलाहकार समिति, इनके लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। और दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, इनके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो अगली थी 8वीं, वो बताई थी मूल अधिकार व अल्पसंख्यकों की समिति, इनके भी अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ तक देखिए दोस्तों, इसमें पहली इम्पोर्टेंट है और दूसरी भी इम्पोर्टेंट है। तो और इसके आगे देखिए जो 3-4 बची और है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद में हम संविधान के कार्य पर बात करेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ रहे हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और अंतिम है 12वीं। देखिए दोस्तों, जो 9वीं है मित्रों, वो है हमारी कार्य संचालन समिति। नवी कौन सी है? कार्य संचालन समिति।
और 10वीं है वो है संचालन समिति। संचालन समिति। और 11वीं है वो है हमारी प्रक्रिया नियमन समिति। और 12वीं है वो है हमारी झंडा समिति। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, अब कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं वो है के.एम. मुंशी। और जो दूसरी है संचालन समिति, इनके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियमन समिति के भी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के भी कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए दोस्तों, इसके जो एकमात्र कांग्रेसी संविधान सभा में मेंबर थे, उन्हीं के मात्र से ये के.एम. मुंशी हो जाएंगे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मुंशी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बाकी जो 3 बच्चे हैं, इनके जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी समितियां, इनके अध्यक्ष को थोड़ा ध्यान रखना, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा। एक तो इम्पोर्टेंट है ये झंडा समिति, और एक ये संचालन और कार्य संचालन और संचालन, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर सकता है। तो एग्जामिनर अगर कार्य संचालन समिति पूछे तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, के.एम. मुंशी हो जाएंगे। और संचालन समिति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताने। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने बात कर ली समितियों की, और आगे हम पढ़ेंगे संविधान सभा के कार्य। उससे पहले एक नोट लगा के, इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको याद रखना कि भारतीय संविधान को मान दस्तावेज की संज्ञा किसने दी। तो आगे नोट लगा दीजिए, नोट भारतीय संविधान को जो मान दस्तावेज की संज्ञा दी, मान दस्तावेज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान को मान दस्तावेज की संज्ञा किसने दी। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट, यानी भारतीय संविधान को मान दस्तावेज की संज्ञा देने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब थे। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं वो संविधान सभा के कार्यों पर बात करेंगे, यानी संविधान सभा के कौन कौन से कार्य थे। संविधान सभा के कार्य। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के कार्य कौन कौन से थे। यानी पहला जो कार्य था वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना। यानी पहला कार्य था वो कौन से थे, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना। अब कब स्वीकार किया, तो ध्यान रखना है 22 जुलाई, इंपॉर्टेंट है 22 जुलाई 1947 को पहला कार्य ये था। संविधान सभा का पूछा जाए पहला कार्य कौन सा था, तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना। कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। अब दूसरा कार्य देखिए दोस्तों, दूसरा कार्य है कि हिंदी भाषा को राजभाषा
भाषा के रूप में मान्यता देना, यानी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को, और इसी 14 सितंबर को इसीलिए हम हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पूछा जाए हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और तीसरा कार्य देखिए दोस्तों, तीसरा कार्य था, पहला हो गया राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करना 22 जुलाई 1947 को, दूसरा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देना, और तीसरा कार्य हो जाएगा हमारा कि जो राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को स्वीकार करना। देखिए दोस्तों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो याद रख, तारीख को ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को। यानी राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, इसको कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के कार्य पढ़ रहे हैं। जो पहला है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का जो वीडियो होने वाला है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो गौर से आप ध्यान से समझिए और देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण से हम हिंदी की भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और तीसरा कार्य है वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों, 24 जनवरी को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक। पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वो भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था। दूसरा पॉइंट ये भी लिख दो, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाया, और इसी दिन संविधान सभा की तो अंतिम बैठक हुई। पूछा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1949 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था, और इसी दिन ही दोस्तों जो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए गए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ने अंतिम रूप से संविधान सभा के सदस्यों द्वारा
संविधान पर हस्ताक्षर तो पूछा जाए कि संविधान सभा के द्वारा या संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया गया, तो 24 जनवरी 1949 को। देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम गणना पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी, तो कुल महिला थी संविधान सभा में, वो कुल महिला थी 15। कुल महिला कितनी थी? 15। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाए संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी, तो 15 थी। देखिए दोस्तों, उसके बाद में कुल महिला हो गई 15। और अब पूछा जाए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो इसको समझ लेना यहाँ तक, उसके बाद में मिटा के हम आगे और समझते हैं। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया गया। यानी भारतीय संविधान जो बना वो कब बना? 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को बना दिया गया या पूर्ण कर लिया गया था, है ना? बनाया गया। और इस समय जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन गया था, तो उस पर जो हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वे कितने थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए दोस्तों, जब ये हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसको आंशिक रूप से जब इसी तिथि को यानी 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 394 को ध्यान में रखते हुए आंशिक रूप से संविधान को लागू किया। अब आंशिक रूप से लागू क्यों किया? तो देखिए दोस्तों, इसी दिन जो इम्पोर्टेंट जो प्रावधान थे, जैसे प्रावधान जैसे नागरिकता हो गया, चुनाव हो गया, अस्थायी संसद हो गया। तो इसी महत्वपूर्ण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। दोस्तों देखिए, जब आंशिक रूप से तो लागू कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को। देखिए, 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से लागू क्यों किया? क्योंकि संविधान हमारा बन के तैयार तो हो गया 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 2-2.5 महीने बाद में क्यों लागू करना पड़ा? देखिए दोस्तों, एक लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन कह सकते हैं या लाहौर बैठक कह सकते हैं, जो भी हो। इसी दिन 1929 को रावी नदी के तट यानी लाहौर में कौन सी? रावी नदी के तट हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रथम
भारतीय संविधान यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उसी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाने के कारण ही स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का रखा था। लेकिन उसके बाद में जब 15 अगस्त को संविधान आजाद, हमारा भारत आजाद हुआ, तो 15 अगस्त को ही हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो इसी तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो ये तो बात हुई थी हमारे देश के संविधान को पूर्ण लागू होने में। देखिए दोस्तों, इससे इम्पोर्टेंट और कौन कौन से फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आगे देखिए। देखिए ये संविधान सभा जब ये संविधान निर्माण के साथ साथ संविधान निर्माण के साथ साथ जब ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, तब इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब संविधान सभा निर्माण कार्य के साथ साथ विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, तो उस समय इसकी अध्यक्षता करते, यानी इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए दोस्तों, अब संविधान दिवस 26 नवंबर को ही, एक पॉइंट ये भी याद रखना, 26 नवंबर को ही विधि दिवस, संविधान विधि दिवस या संविधान निर्माण की प्रारंभ की तिथि के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए कि विधि दिवस या संविधान निर्माण दिवस की तिथि के रूप में कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा देश का संविधान है वो बनकर के तैयार हुआ था। तो देखिए दोस्तों, लेकिन आगे पॉइंट याद रखना कि 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ के ऊपर संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट याद रखना, यानी 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता, यानी इससे पहले हम संविधान विधि दिवस के रूप में ही मनाते थे 26 नवंबर को, लेकिन 2015 को नरेंद्र मोदी ने
जो है संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया क्यों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब की 125वीं वर्षगांठ पर ये संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखेंगे हमारे संविधान में कितने दिन लगे थे पूर्ण होने में। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसी अवधि के बीच में जो लगभग हमारे संविधान निर्माण का जो खर्चा आया था वो आया था 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए। और इस संविधान निर्माण में जो 12 तो अधिवेशन किए संविधान सभा ने, 12 अधिवेशन और 165 बैठकों के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारा देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है। और आगे देखिए दोस्तों, हम 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगे एक पॉइंट और देख लेते हैं 2, उसके बाद में वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को अंतिम या अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया। यानी 26 जनवरी 1949 को हुई इसी संविधान सभा को भारतीय संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी बात हो गई है। अब देखिए दोस्तों, जब भारतीय संविधान बनकर पूर्ण हुआ तो उसके थोड़ा डायग्राम को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारतीय संविधान है। देखिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये भारतीय संविधान को भाग में कन्वर्ट कर लिया। ये है संविधान का भाग। और भाग को जिसमें विभाजित किए हैं वो किए हैं अध्याय में। और अध्याय को अनुच्छेद में कन्वर्ट कर दिया। अनुच्छेद में। और अनुच्छेद को बांट दिया है खंड में। और खंड को भी बांट दिया है उपखंड में। ये हमारे संविधान का उपखंड में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे संविधान का निर्माण किया और संविधान को किसमें बांट दिया? भागों में। यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और अध्याय
या अनुसूची कितनी है, तो अध्याय या अनुसूची है वो है 12 वर्तमान में, लेकिन उस समय थी वो कितनी थी, कितने थे, तो इसको छोड़िए एक बार अनुच्छेद, और अनुच्छेद कितने थे 395। और इसको खंड यानी मान लीजिए कोई संविधान है 19 और 19(1) के तहत ये इस प्रकार बांट दिया, और उपखंड को मतलब यानी ये 19 अनुच्छेद 19(1) और 1 के तहत में भी 1 को खंड में बांट दिया। इसी प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। ये डायग्राम है, यानी उपखंड और उपखंड से आइए खंड में, खंड के बाद में आइए हमारे अनुच्छेद में, अनुच्छेद के बाद में अध्याय में, अध्याय के बाद भाग, भाग के बाद में, ये हमारे संविधान का डायग्राम है। तो देखिए दोस्तों, एक दो बातें और समझ लेते हैं इसी के पूर्ण संविधान निर्माण में जो कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, और उसके बाद में हम संविधान सभा के यानी संविधान निर्माण का टॉपिक खत्म करते हैं, और उसके बाद में आगे लेंगे हम दूसरा टॉपिक। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां एवं संविधान के स्वरोच। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें दोस्तों। अभी हमारा न्यू चैनल है, अभी लगभग मैंने 10-11 वीडियो ही अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए वीडियो को, ताकि एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा और अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, साथ साथ में भी पॉलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। इससे बार क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएंगे, जहाँ तक हैं छोटे एग्जामों में तो यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।